एक समय था जब पेमेंट या तो कैश या तो फिर कार्ड से किया जाता था। अगर आपके पास पैसे नहीं होते थे तो कार्ड स्वाइप करके पेमेंट की जाती थी। लेकिन अगर किसी वेंडर के पास कार्ड स्वाइप मशीन नहीं होती थी तब तो आपको अपनी पसंद के सामान को छोड़ना ही पड़ता था। लेकिन आज कार्ड स्वाइप का कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि अब आप अपने स्मार्टफोन से कार्डलेस पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें किसी तरह की स्वाइप मशीन की जरूरत नहीं होती। यहां तक कि अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट से तुरंत घर वालों या फिर अपने किसी दोस्त से पेमेंट कराकर बिल पे कर देते हैं। है ना ऑनलाइन पेमेंट एक मजेदार टेक्निक? नमस्कार, मैं रिंकी त्यागी हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने आपके अपने प्रोग्राम को लेकर, जिसका नाम है डिजिटल किसान। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करें। दूसरा सेगमेंट अर्थनीति, जिसमें बात होती है बैंकिंग और ट्रेडिंग की। और हमारा तीसरा और आखिरी सेगमेंट होता है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला में हमने पिछले हफ्ते जानकारी दी थी ई-नैम पोर्टल के बारे में। क्या है पोर्टल और कैसे किसानों को इससे फायदा हो रहा है। आज डिजिटल पाठशाला में बात करेंगे ई-नैम मोबाइल ऐप की और जानेंगे इसके सभी फीचर्स के बारे में। इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो लास्ट सप्ताह हमने बताया था कि हमारे किसान भाई बहन ई-नैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और आज हम बात करेंगे ई-नैम मोबाइल ऐप की। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि ई-नैम मोबाइल ऐप को डाउनलोड कैसे किया जाए। देखिए, ई-नैम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत छोटा ऐप है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ऐप है, जिसमें आप अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग आप ई-नैम के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपने मोबाइल से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने कोड से भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में एक फीचर है फार्मर्स मॉड्यूल। क्या है ये फीचर और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? अगर हम बात करें किसान मॉड्यूल की, जब आप इस ऐप में जाएंगे, इस मॉड्यूल में जाएंगे, तो पहले आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। उसमें गेट एंट्री करानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपका जो भी आप कमोडिटी लेकर आए हैं उसका डिटेल होगा, कितने बैग्स लेकर आए हैं उसका डिटेल होगा, कौन सी गाड़ी से आप लेकर जाएंगे माल उसका एंट्री होगा, और गाड़ी का नंबर भी उसमें जनरली मेंशन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर मेंशन होती हैं। उसके बाद जो है अगला प्रोसेस आता है बिडिंग का। आप उसमें बिडिंग लगा सकते हैं, जो डे टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप बिडिंग लगा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आपकी बिडिंग जो है वो सक्सेस हुई है या नहीं हुई है, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है, उसमें आपका जो आप उसमें लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी बिडिंग किसको गई है, वो भी इसमें ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन है फीडबैक का, जहाँ पर किसान अपना फीडबैक डाल सकते हैं कि इस ऐप को बेहतर और कैसे बनाया जाए और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और इसमें ऐड होनी चाहिए। तो वो पॉइंट भी इसके अंदर है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो उस फार्मर मॉड्यूल के अंदर देखी गई हैं। बिडिंग यानी मतलब क्या किसानों को हमारे और अच्छे से आप इसको बताइए बिडिंग किस तरह से की जाती है, और क्या क्योंकि 24/7 का ये ऐप है, जब क्योंकि मोबाइल सबके पास रहता है और हम 24 घंटे दिन में यूज करते ही हैं, तो बिडिंग का क्या कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, और अगर बिडिंग शुरू हो जाती है तो वो फिर कैसे खत्म कैसे की जाती है? जनरली जो हम देखते हैं बिडिंग का टाइम जो है सुबह 10 से लेकर वैसे तो 5 बजे तक रहता है। आप उस टाइमिंग में अच्छी बिडिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि मंडी जो भारत के अंदर जो मंडी खुलने का टाइम है वो 10 से लेकर 5 बजे तक है। बट उसके बाद भी आप 24 आवर्स बिडिंग कभी भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि उस टाइम पे आपको सेलर या जो आपके बिडर्स हैं वो ना मिले। बट जनरली हमारी सलाह ये है कि अगर आप बिडिंग कर रहे हैं तो आप सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक बिडिंग करें, क्योंकि उस टाइम पर ऑनलाइन एक्सचेंजेस भी चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस में आपको अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और उस टाइम पे हमारी जो फिजिकल मंडी है वो भी ऑन रहती हैं, वो भी चालू रहती हैं, तो उस टाइम पे आपको अच्छे व्यापारी मिलते हैं। वैसे आप 24 आवर्स भी इसमें बिडिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर एक एडवांस बिडिंग का भी ऑप्शन है कि आपको अगर एडवांस बिडिंग करनी है, आपको लगता है कि आप 4 दिन बाद या 5 दिन बाद कोई माल लेकर आने वाले हैं, उसकी आपको बिडिंग करनी है, तो आप उसकी बिडिंग एडवांस में भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है वो लाइव भी है और एडवांस भी है, तो आप एडवांस में भी यहाँ पर अपनी बिडिंग प्रोसेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अपना एक रेट डालना होता है कि आप किस रेट में अपने माल को आप बेचना चाहते हैं। तो जब वो रेट आप डालेंगे
तो वो जो रेट है वो जितने भी मोबाइल यूजर ऐप हैं, जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड करी हुई है, वो जब उस सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर मेंशन होगी। और अगर जो भी बिडर उसको परचेज करेगा तो उसकी डिटेल आपको वहां पे सामने डिटेल शो होगी। अच्छा अनुज जी, जिस तरह से हम जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसमें हमने देखा है कि हम ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो उसमें पीछे की हिस्ट्री चेक की जा सकती है। क्या इस ऐप में भी इस तरह की कुछ सुविधा दी गई है? देखिए, बिल्कुल, उसमें माई हिस्ट्री करके एक ऑप्शन है जहां पर किसान ने जो भी बिड लगाई है उसका क्या सक्सेस रहा है वो वहां पर देख सकता है। उसके बाद वो ये भी देख सकता है कि उसने जो हिस्ट्री में माल बेचा है वो किसको गया है, उसकी पेमेंट की क्या हिस्ट्री है, वो सारी डिटेल उसमें आती है। इवन उसमें ये भी आता है कि अगर कोई उसने पेमेंट करी है, कोई उसका वाउचर अगर बना है, उसकी पेमेंट अभी तक क्लियर हुई है या नहीं है, वो भी उसके अंदर मेंशन होती है। तो बिडिंग से लेकर पेमेंट आने तक की सारी हिस्ट्री जो भी उसने अभी तक करी है उस ऐप के जरिए, वो उसमें पूरी मेंशन होती है। एक तरीके से हम बोले तो एक वो लेजर होता है जिसमें उसका पूरी ट्रेडिंग का बही खाता और उसकी पेमेंट का पूरा बही खाता उसमें मेंशन होता है। अच्छा अनुज जी, एक और फीचर यहाँ पर दिया गया है, ट्रेडर्स मॉड्यूल। क्या है ट्रेडर्स मॉड्यूल और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए? जनरली किसान अपने माल बेचने के लिए वहां पर बिडिंग करता है, जबकि जो ट्रेडर्स मॉड्यूल है वो उन लोगों के लिए, जैसे कमीशन एजेंट हो गए, आड़ती हो गए, जो किसानों से माल परचेज करते हैं, या फिर वो लोग हो गए जिनको डायरेक्ट माल परचेज चाहिए, जैसे कि मिलर हो गया या कोई ट्रेडर हो गया, तो वो लोग उस मॉड्यूल में जाकर अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी किसान की बिडिंग है, क्योंकि किसान का माल कौन खरीदेगा? किसान का माल खरीदेगा बिडर खरीदेगा, किसान का माल ट्रेडर खरीदेगा, किसान का माल मिलर खरीदेगा, या किसान का माल कोई कमीशन एजेंट खरीदेगा, या फिर किसान का माल जो है वो कोई आपका आड़ती परचेज करेगा। तो वो सब आड़ती लोग अपने को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे बिडिंग स्टार्ट होती है तो वो आड़ती लोग उस बिड को परचेज कर सकते हैं, और उसमें जो भी वो बिड जीतते हैं उसको हम बोलते हैं विनर बिड, तो उनको वो विनर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जैसे वो बिड को जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स मॉड्यूल है ये किसानों के लिए बहुत अच्छा मॉड्यूल होता है, जहां पर किसान अपनी बिड लगाते हैं, और जो ट्रेडर मॉड्यूल है उसमें ट्रेडर अपनी बिड को लगाते हैं और उनकी जो किसान की जो माल होता है उसको परचेज करते हैं। बिडिंग जब होती है तो क्या जो मिनिमम एक लिमिट होती है वो कौन तय करता है? जो मिनिमम जो उसकी क्वांटिटी होती है वो मंडी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से तय की जाती है कि उस एक गाड़ी के अंदर अगर जितना माल आता है, या फिर जो मंडी है वहां पर जो मंडी एपीएमसी कमेटी जो होती है वो उसको डिसाइड करती है कि किस कमोडिटी का कितना जो बैग है वो कितने साइज का होना चाहिए, कितना मिनिमम इसके अंदर बिड होनी चाहिए। तो जो एपीएमसी कमेटी होती है उस पर्टिकुलर मंडी की, वो वहां पर तय करती है कि इस मंडी के अंदर किस क्वालिटी का माल आ रहा है, या फिर कितने किलो का माल आना चाहिए, या फिर कम से कम कितनी लॉट साइज जो है उस कमोडिटी का आना चाहिए। तो ये जनरली एपीएमसी कमेटी जो है वो इसको डिसाइड करती है। तो ये बिड हर कमोडिटी के लिए अलग से रहती है, मतलब सबकी बिडिंग अलग अलग होती है? हर एक कमोडिटी की बिडिंग अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीबन ऑलमोस्ट 175 कमोडिटी के आसपास इसमें अवेलेबल है। तो जिस कमोडिटी में किसान को अपना माल बेचना है, या किसी ट्रेडर को अपना माल परचेज करना है, या कोई बिड लगानी है, तो आप कमोडिटी सेलेक्ट कर उसमें डाल सकते हैं। अगर वो कमोडिटी उसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो वो कमोडिटी भी उसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसकी बिडिंग वहां पे डाल सकते हैं। विनर बिड जो होती है उसको किस तरह से देखा जाए? जो भी बिडर बिड को जीतता है उसकी पूरी लिस्ट बनती है, तो वो लिस्ट जो है वहां से हम उस मॉड्यूल से निकाल सकते हैं कि कौन से विनर, कौन से बिडर को कौन सी जो कमोडिटी है वो उसने विन करी है। उसमें पूरी डिटेल आती है कि कौन सी मंडी में बिड लगाई गई थी, कौन सी मंडी में बिड गई है, कौन सी कमोडिटी किस किसान ने लगाई थी और किसने वो बिड विन करी है। तो पूरी डिटेल उसके अंदर आती है, और उस जो शीट आती है उसमें पूरा डिटेल उस कमोडिटी का मेंशन होता है, और बिडर की पूरी डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है। इसके अलावा अगर हम जब इनेम मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो क्या इसमें हम लेन देन भी कर सकते हैं? इसमें पेमेंट का भी कोई ऑप्शन दिया गया है अनुज? देखिए, इसमें पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आप उसको डाल सकते हैं। जो भी आपने माल परचेज किया है, जो भी आपने बिड जीती है, उसकी पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इवन अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप उस किसान को जो पेमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन पेमेंट का है, जहां पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप अपना जो आप डीडी है या फिर उसके थ्रू, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो पेमेंट ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि एक बिडर जो भी बिड जीतता है जिसको पेमेंट करनी होती है, वो वाउचर के थ्रू एक वाउचर नंबर जनरेट होता है, उस वाउचर नंबर के अंडर वो पेमेंट कर सकता है, जो कि उस किसान को जिसने अपना माल बेचा है उसके अकाउंट में पेमेंट चली जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इससे लाभ भी उठाएंगे। आप इनेम पोर्टल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ई मोबाइल ऐप जो है वो काफी अच्छा है। मैं सभी किसानों से चाहूंगी कि आप इससे जुड़ें, क्योंकि ये आपको एक पूरे देश भर की मंडियों से जुड़ने का मौका देता है, साथ ही साथ सहूलियत तो है ही।
फिलहाल बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें बात होगी शेयर मार्केट से जुड़ी ट्रेडिंग की। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट, जिसका नाम है अर्थनीति। इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। तो समझते हैं अपने एक्सपर्ट अनुज जी से, ये क्या है शेयर मार्केट और कैसे यहाँ ट्रेडिंग की जाती है। तो लास्ट टाइम हमने अनुज जी जाना था कि शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर क्या होता है। आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो शेयर मार्केट है वो काम किस तरह से करता है। जो भी कंपनी अपने शेयर जारी करती है वो सारे शेयर इस एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। इसके लिए कंपनी एक आईपीओ लेकर आती है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उस पब्लिक ऑफर के थ्रू कंपनी अपने शेयर बाजार में जारी करती है। फिर उसकी जब लिस्टिंग होती है तो उस लिस्टिंग के बाद सारे शेयर जो भी एक्सचेंज का पोर्टल है, सेबी का जो पोर्टल है, एक्सचेंज का जो पोर्टल है, उस पर वो लिस्ट हो जाते हैं। फिर उस ऑनलाइन जो एक पोर्टल है उस पर उन शेयर की खरीद और बेच होती है। तो जैसे जैसे शेयर का भाव ऊपर जाता है तो वहाँ पर खरीदारी बढ़ती जाती है, शेयर का भाव नीचे आता है तो वहाँ पर खरीदारी बढ़ती जाती है। तो जो शेयर की ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होती है और उस ऑनलाइन पोर्टल में कंपनी अपने को रजिस्टर कराती है, अपने को लिस्ट कराती है। उसके बाद उन जो कंपनी के शेयर है उनकी खरीद और बेच उसमें होती है। बिल्कुल। और अगर भारत की बात की जाए तो कितने शेयर बाजार इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? देखिए, भारत में अगर देखें तो यहाँ पर अभी 2 शेयर बाजार हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और एक बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहीं अगर हम बात करें तो कमोडिटी के अंदर 2 एक्सचेंजेस हैं, एक है एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एक एनसीडीएक्स है जिसका नाम है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, जहां पर आप कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी, जो ग्राफ्स होते हैं उनको समझना वैसे ही थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर शेयर मार्केट की बात करें तो जो उनके ग्राफ्स होते हैं उनको कैसे समझा जाए? इसके अंदर जनरली जब हम किसी भी कंपनी के ग्राफ को देखते हैं तो उसमें हम जनरली उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि उसका हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर हम लेट्स से अगर हम सेंसेक्स या निफ्टी जो कि जो अपने शेयर बाजार है उसके इंडेक्स हैं, तो उसका अगर आप उसके टेक्निकल चार्ट को देखेंगे या उस ग्राफ को देखेंगे तो आपको आइडिया लगता है कि जो भारत का जो ट्रेंड है वो कैसा रहा है। तो ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। हमने लास्ट शो में डिस्कस किया था कि एक आदमी को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा अनुज जी, शेयर मार्केट में 2 टर्म्स आती हैं, बुल एंड बियर। क्या है ये टर्म्स और कब इनका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, बुल और बियर ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि भारतीय शेयर बाजार में काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम तेजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जिक्र आता है बुल का, क्योंकि बुल एक सिंबल है तेजी का, एग्रेशन का। तो जो बुल है वो एग्रेशन का है, तेजी का एक सिंबल है। तो इसलिए जब भी हम तेजी की बात करते हैं तो हम बुल की बात करते हैं। वहीं अगर हम बियर की बात करें तो अगर आप देखेंगे बियर मतलब एक भालू हम जिसकी बात करते हैं, तो आपको देखते हैं भालू थोड़ा सा थका हुआ होता है, थोड़ा सा हमेशा एक आराम पसंद होता है, थोड़ा सा रुका हुआ होता है, तो उतना एग्रेशन भालू में नहीं होता है। तो जनरली जब भी हम मंदी की बात करते हैं या बाजार जब ठहरता है, जब रुकता है बाजार, जब नीचे आता है, तो हम उसको इंडिकेट करते हैं बेयर से। तो बुल और बेयर का काफी बड़ा रोल है और ये आइकॉन है शेयर बाजार के, जहां पर जब हम तेजी की बात करते हैं तो बुल आइकॉन यूज करते हैं, जब मंदी की बात करते हैं तो बेयर आइकॉन यूज करते हैं। यहाँ पर अगर जानना चाहें तो वो क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो सीधे तौर पर आपके शेयर मार्केट को अफेक्ट करते हैं? देखिए, कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर हैं जो कि शेयर मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला तो भारतीय रुपया की क्या स्थिति है, वो डॉलर के अगेंस्ट में वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी की जीडीपी, जैसे कि हम बात करें भारत की जीडीपी की, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है शेयर बाजार पे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस शेयर बाजार में उस इकोनॉमी की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, जो कि काफी इस टाइम पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे हम यूएस की बात करें, चाहे हम यूरोप की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, सभी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को लेकर काफी कंसर्न है। तो इन्फ्लेशन का जो डेटा होता है, इन्फ्लेशन की जो वैल्यू होती है, वो काफी इफेक्ट डालती है शेयर मार्केट पे। चौथा इंपैक्ट होता है आपके जियोपॉलिटिकल टेंशन। पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, पिछले कई समय से हम रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, हम चाइना ताइवान के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है क्रूड का प्राइस,
जो कच्चे तेल का भाव है वो भी शेयर मार्केट को इफेक्ट करता है जब जब क्रूड का भाव बढ़ता है, क्योंकि अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्रूड के प्राइसेस की वजह से भारत के अंदर कई बार इन्फ्लेशन हम देखते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा डिपेंड है क्रूड के ऊपर, तो उसके लिए क्रूड का भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जो कुछ फैक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि शेयर मार्केट पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। अगर हम इन चीजों को समझ लेंगे तो हम शेयर मार्केट में एक इजी वे में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो बात हुई उन फैक्टर्स की जो पूरे शेयर मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी के शेयर की बात की जाए तो उसका जो प्राइस है उसमें कैसे उतार चढ़ाव देखा जाता है? एक कंपनी को अगर हम बात करें तो इसको हम माइक्रो लेवल पर बोलते हैं कि माइक्रो लेवल पर हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसके लिए कंपनी का एक मैनेजमेंट को जानना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो उसके मैनेजमेंट को देखें, उसका मैनेजमेंट क्या है। दूसरी बड़ी बात, फिर उसके बाद आता है कंपनी का प्रोडक्ट, कि कंपनी किस प्रोडक्ट में ट्रेड कर रही है। तीसरी बड़ी बात कि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसी है, उस प्रोडक्ट का लोगों पर रिव्यू कैसा है, उस प्रोडक्ट को लोग कौन यूज कर रहे हैं। फिर चौथा आता है कि कंपनी की सर्विसिंग कैसी है, कि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट लेके आ रही है तो कंपनी उस प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए क्या स्टेप उठा रही है, कंपनी उस प्रोडक्ट को सर्विस कर पा रही है या नहीं कर पा रही। उसके बाद आता है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कि कंपनी ने लास्ट ईयर क्या रिजल्ट्स दिए, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोन पे कंपनी चल रही है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो कैसे हैं, उनके पास पैसा है या नहीं है, कंपनी कैश रिच है या नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अल्टीमेटली कैसी है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयर के वैल्यू को लेकर। तो जब भी हम किसी कंपनी के शेयर के वैल्यू करते हैं तो मैनेजमेंट को देखते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं और कंपनी की जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखना बहुत जरूरी है। कोई कंपनी न्यू एकदम रजिस्टर्ड हुई है तो उस वक्त उस कंपनी के शेयर खरीदते हुए क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी है, क्या कुछ वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है? कुछ समय में अगर हम देखें तो कुछ नई कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हुई हैं जिसमें हालांकि पैसा नहीं बनाया, लोगों को काफी नुकसान देखने को मिला है। तो हमारी राय है कि जब भी आप किसी नई कंपनी में पैसा लगाएं तो आप ये देखें कि उस कंपनी के मैनेजमेंट कौन है, उसका प्रोडक्ट क्या है, और दूसरी बड़ी बात कि अगर वो कंपनी मार्केट में आ रही है तो उसका मेन एजेंडा क्या है। कई कंपनीज होती हैं जो मेंशन करती हैं कि वो अपने पीछे के लोन को पूरा करने के लिए मार्केट में आ रही है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो ये बोलती हैं कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम मार्केट में आ रहे हैं। तो इससे साफ क्लियर होता है कि कंपनी का एजेंडा क्या है। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में, नई कंपनी अपने शेयर लेकर आती है तो उसके एजेंडे को जरूर समझें और उसके प्रोडक्ट को जरूर देखें कि क्या उसका प्रोडक्ट यूज करने लायक है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका बिजनेस क्या है और उसका जो प्रमोटर है वो कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को लेके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका सिर्फ एक एजेंडा हो, खाली मार्केट से पैसा लिया और उसके बाद चले गए। ऐसे हमने कई कंपनीज देखी हैं जो आईपीओ लेकर आई और उसके बाद अपने को डिलीज करा के चली गई, तो उनका मोटिव था सिर्फ पैसा इकट्ठा करना। तो डेफिनेटली जब भी हम किसी कंपनी, नई कंपनी के बारे में देखें तो उसके प्रोडक्ट को देखें, मैनेजमेंट को देखें और उसका जो एजेंडा है मार्केट में आने का उसको जरूर यहाँ पर वॉच करें। अगर पूरे मार्केट की हम बात करें तो किस तरह से स्टडी किया जाए, क्या सही तरीका क्या है, मतलब मार्केट को स्टडी करने का? मुझे देखिए, मार्केट को स्टडी करने के दो तरीके हैं। पहला है आप उसके जो फंडामेंटल हैं उस कंपनी को समझें। कंपनी के फंडामेंटल्स में अगर बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को जरूर पढ़ें, कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ें। ये सब अवेलेबल होती है पोर्टल्स पे, आप किसी भी कंपनी का नाम डालकर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। ये सब डिटेल सेबी की वेबसाइट पर आपको मिलेंगी। आप कंपनी का नाम डालेंगे तो उसके पूरी फाइनेंशियल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप उसकी फाइनेंशियल्स को पढ़ सकते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को पढ़ सकते हैं, साथ में आप ये चेक कर सकते हैं कंपनी के पास लोन तो नहीं है, कंपनी कितनी कैश रिच है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी एक फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग कंपनी है। दूसरा तरीका होता है कंपनी के ग्राफ्स को देखने का, जो कि एक आजकल काफी एक मॉडर्न जमाना इसको फॉलो कर रहा है। तो आप उस कंपनी के ग्राफ्स को देख सकते हैं, उसके प्राइस को देख सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। क्या कुछ रीजंस हैं जिनके कारण जो ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है? इनिशियली अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो हमारी राय है कि आप एक लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स को परचेज करें, कि आप 1 साल 2 साल के व्यू के लिए जब आप धीरे धीरे अपना एक पोर्टफोलियो बना लें, पहले आप जब एक पोर्टफोलियो बना लें उसके बाद आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बट अगर आप नए निवेशक हैं तो हमारी राय है कि आप एक पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनाएं। अपनी पोर्टफोलियो के अंदर आप छोटे जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनको आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो एक हेल्दी पोर्टफोलियो दिखाई दे। तो जब आप
किसी तैयारी के साथ किसी मैदान में उतरते हैं तो जो रिस्क है वो कम हो जाता है। और यहाँ पर भी हमने आपको ट्रेडिंग से जुड़ी इसलिए जानकारी दी है, बेसिक जानकारी दी है कि क्या कुछ तैयारियां करके आपको शेयर मार्केट में आना है, किस तरह से आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है। तो अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे उन दर्शकों को जो वाकई शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। एक बार फिर से थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या है परंपरागत कृषि विकास योजना, और साथ ही जानेंगे कि हमारे किसान भाई बहन कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए डीडी किसान। इसे कहते हैं संगीत। आजकल के दीकरा लोगों को फोन से फुर्सत मिले तो समझेंगे ना कि संगीत क्या होता है। टुडेज जनरेशन इज दादू, खोज इनके ऐसे ही एकलव्य की, जिसका अंदाज वही पर आवाज नई। लग जा गले से सुरों का एकलव्य, सुरों का एकलव्य। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। आज की योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो देखते हैं क्या है योजना और कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों का बढ़ना जरूरी था। इसी जरूरत ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को जन्म दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। तब कोई नहीं जानता था कि जिन रसायनों को हम मसीहा मान रहे हैं, आने वाले समय में वही जी का जंजाल बन जाएंगे। आज हालात ये हैं कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने फसलों को जहरीला बना दिया है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी बुरा असर डाला है। खेती में रसायनों के इस्तेमाल को लेकर चिंता पूरी दुनिया में है, बल्कि भारत सरकार तो मिट्टी की सेहत सुधारने को लेकर तेजी से काम भी कर रही है। इस काम के लिए मिट्टी का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। परंपरागत कृषि विकास योजना का संबंध मिट्टी सुधार से ही है, बल्कि ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्कीम का ही उपघटक है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैविक खेती के जरिए ही मुमकिन है। वर्ष 2015 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का उत्पादन है। ऐसा तभी मुमकिन है जब खेतों में रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल हो। प्राकृतिक खाद के लिए न मोटी रकम खर्च करने की जरूरत है और न ही किसी दुकानदार के पास जाने की, बल्कि इसे खेतों से ही हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि परंपरागत कृषि में फसल लागत बहुत कम रह जाती है और किसानों की प्रति हेक्टेयर आमदनी में इजाफा हो जाता है। ये योजना किसानों को क्लस्टर या फिर समूह में खेती करने को प्रेरित करती है, जिसमें प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रमाणीकरण भी शामिल हैं। इस तरह से ये योजना किसानों को उद्यमी बनाकर सीधे स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम करती है। रसायनों की वजह से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण भी होता है। 2015 में शुरू हुई परंपरागत कृषि विकास योजना इस तरह के प्रदूषणों पर लगाम लगाती है और लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराती है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर 3 साल 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता देने का प्रावधान है। इसमें से 31,000 रुपए किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं, जिससे वो जैविक खेती की तैयारी कर सकें, जरूरी सामग्री खरीद सकें, जैविक खाद और जैव कीटनाशियों के अलावा बीज वगैरह का इंतजाम कर सकें। जबकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत हर 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 8,800 रुपए दिए जाते हैं। इस रकम को किसान मूल्यवर्धन और विपणन के अलावा भंडारण जैसे कटाई उपरांत फसल प्रबंधन पर खर्च कर सकता है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पिछले 4 साल के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,197 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जारी की है। रकबे के हिसाब से 19,40,000 हेक्टेयर जमीन को जैविक खेती के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। परंपरागत कृषि विकास योजना से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सकेगा और हमारी खेती जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनेगी। वहीं किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग ना करें, बल्कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फास्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व पर जोर दें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज दी गई तमाम जानकारी आपको पसंद आई होंगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि देश का हर एक नागरिक डिजिटल साक्षर बने। हमारे किसान सिर्फ किसान नहीं बल्कि स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।